स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं कमोडिटी निवेश। और इस शो में हम बात करेंगे आपके सवालों की। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका आपको बताएंगे और साथ ही साथ इस शो में हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे जो कि आपको कमाई के लिहाज से बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ भी एक एक करके आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले सवाल पूछने का तरीका आपको बता देते हैं। अगर आपके सवाल हैं तो वो आप हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं या फिर फोन लाइन के जरिए भी आप अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। 9136934058 पर आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए भी अपने सवाल हमें पूछ सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करेंगे और शाम के सत्र में अब किस तरह की ट्रेडिंग की रणनीति अपनानी चाहिए, सोना खरीदे या चांदी, और मेटल और क्रूड पे क्या रणनीति होनी चाहिए, इन सब पर हम आगे चर्चा करेंगे। और हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे पैनल पे इस पर टेक्निकल एनालिस्ट बिटूपन मजूमदार, IIFL सिक्योरिटी से अनुज गुप्ता हमारे साथ इस वक्त मौजूद होंगे, और इसके अलावा प्रथमेश माल्या और जी चंद्रशेखर जानने माने कमोडिटी एक्सपर्ट, वो भी आज हमारे साथ जुड़ेंगे और उन पर भी हम कुछ खास चर्चा करेंगे। शो शुरू करने से पहले और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। और हम देख रहे हैं कि धान की खरीद काफ़ी बेहतर हो रही है। दो खबरें इनफैक्ट अभी निकल कर आ रही हैं एग्री कमोडिटी स्पेस से। एक तो धान को लेकर और दूसरा है गेहूं को लेकर। धान को लेकर अच्छी खबर है, यहाँ पर देश के किसानों को इसका फ़ायदा भी मिल रहा है और 700 लाख टन के पार धान की खरीद हुई है। केएमएक्स 2022-23 में अगर बात करें तो 765 लाख टन धान खरीद का अनुमान बताया जा रहा है और इसमें 20 फरवरी 2023 तक कुल 702 लाख टन धान की खरीद हो चुकी है। तो 700 लाख के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है जो कि किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद ये बताया जा रहा है। अब 1 मार्च 2023 को खाद्य सचिवों की एक महत्वपूर्ण बैठक भी होगी और इस पे केंद्रीय पूल्स में वर्तमान में चावल का पर्याप्त स्टॉक भी इस वक्त उपलब्ध है और आगे के लिए क्या यहाँ पर प्रोसेस दिखता है खरीफ मार्केटिंग को लेकर, किस तरह की खरीद होगी, इस पर आने वाले समय में चर्चा हो सकती है। तो चलिए इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ जी चंद्रशेखर भी मौजूद हैं इस खबर पर और ज़्यादा अपनी एक व्यू शेयर करने के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज 18 नाउ स्वदेश को अपना समय देने के लिए। ये जो खबर निकल कर आ रही है 700 लाख टन के पार धान की खरीद हो चुकी है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा, एक आंकड़ा है 700 लाख टन का, मगर और भी मैं मानता हूँ 50, 60 या 70 लाख टन तक भी आगे जाकर के इसकी खरीदी होनी चाहिए सरकार की ओर से। पिछले साल का आंकड़ा था 760 लाख टन, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, तो और भी ज़रा बाकी है। 50-60 लाख टन का भी अभी इसका खरीदी सरकार की ओर से करना है और एक महत्वपूर्ण है। तभी हमारा जो राइस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो हम सप्लाई करते हैं उसके लिए सरकार का पास काफ़ी अच्छा एक माल रहेगा। और एक मैं बात करना चाहता हूँ गेहूं के बारे में, जो ज़रूर आप एक सवाल तो पूछोगी, मगर मैं मानता हूँ गेहूं का उत्पादन कम होने का संभावना है। इसके वजह से ज़्यादा ध्यान सरकार का और प्रोक्योरमेंट एजेंसी का चावल के ऊपर होना चाहिए, धान के ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल, तो सरकार का ही कदम होना चाहिए। लेकिन इस बीच ये तो एक अच्छी खबर थी, बट अभी इस बीच एक बुरी खबर भी निकल कर आ रही है और बुरी खबर नहीं कह सकते, इसको थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि हम देख रहे हैं कि समय से पहले जो समर सीज़न है वो शुरू होने की बात की जा रही है। समय से पहले गर्मी की मार पड़ सकती है और ऐसे में तापमान वृद्धि की भी बात की जा रही है। अब इसका असर गेहूं पर पड़ सकता है, क्योंकि गेहूं के लिए जो अधिकतम तापमान ज़रूरी है वो है 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन फरवरी में ही हमने देखा कि जो तापमान पहुँचने की बात की जा रही है वो 33 डिग्री सेल्सियस पहुँचने की बात की जा रही है। तो अब इसका कुछ इम्पैक्ट यहाँ पर गेहूं के उत्पादन पर पड़ सकता है और इस पर एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलवाई जा रही है। इस पर चर्चा भी चल रही है कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को
यहाँ पर देखा जाए, इसको एड्रेस किया जाए, क्योंकि और सरकार ने एक समिति का गठन भी कर लिया है। तापमान में वृद्धि के प्रभाव की निगरानी करने के लिए एक समिति का गठन भी हुआ है। अब देखना होगा सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसला यहाँ पर निकल कर आ सकता है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा, इस वक्त गुजरात, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में तापमान सामान्य से अधिक है। यहाँ पर भी आपका व्यू लेना चाहेंगे चंद्रशेखर जी, कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को, और सरकार क्या कुछ कदम उठा सकती है इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए? बिल्कुल सही सवाल है। मैं टेम्परेचर, जो तापमान है, हर रोज का मैं ट्रैक करता हूँ। खास करके 1 फरवरी से लेकर के अब 3 हफ्ता 20 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ते जा रहा है उत्तर भारत में। ये गेहूं के लिए सही नहीं है। वैसे भी मैं लगातार कई वर्षों से कहते आ रहा हूं कि इंडियन व्हीट इज़ एट द लिमिट ऑफ हीट टॉलरेंस। इससे ज़्यादा जो गर्मी है हमारा गेहूं के जो वैरायटीज़ है वो सहन कर नहीं पाएगा। तो पिछले साल हमने देखा मार्च महीने में हीट वेव आ गया और हमारा उत्पादन घट गया। वैसे सरकार का अनुमान है उत्पादन का पिछले साल का 1070 लाख टन का, मगर प्राइवेट एस्टिमेट तो 1000 लाख का ही मानते हैं, यानी कि 100 मिलियन टन्स। तो उसका असर हमें मार्केट में दिखाई दे रहा है। इस साल भी खतरा मंडरा रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उत्पादन कम होगा, मगर उत्पादन कम होने का खतरा है। ये जो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, अभी मार्च महीने में भी टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो ज़रूर गेहूं का जो उत्पादन है उसमें हमें असर दिखाई देगा। और पिछले साल का जो भी माहौल था वैसे ही माहौल इस साल भी हो सकता है। उस खतरा को, वो एक रिस्क है, उसका रिस्क मैनेजमेंट के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। वैसे 2 सुझाव है। एक है, मैं मानता हूँ सरकार को 40 या 50 लाख टन रशिया से गेहूं खरीदी करना चाहिए। रशिया को आप यू पे देम इन रुपीस एंड इंपोर्ट 4 to 5 मिलियन टन्स। तो एक अच्छा एक रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल रहेगा, रिस्क मैनेजमेंट का कदम होगा। दूसरा पॉसिबिलिटी मैं देखता हूं कि हमारा देश सरकार सीबॉट, शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड जैसे इंटरनेशनल एक्सचेंज में जाके 40-50 लाख टन का कॉल ऑप्शन में गेहूं खरीदना है। और आप ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, मगर वो कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आपका हाथ में रहेगा तो एक बढ़िया एक राहत होगा और मार्केट में भी संकेत जाएगा और भाव में भी उसका असर हमें दिखाई देगा। तो इधर इंपोर्ट रशिया से आप आयात करो रुपी पेमेंट के सामने, या बाय कॉल ऑप्शंस फ्रॉम इंटरनेशनल एक्सचेंजेस। ऐसा मेरा 2 सुझाव है। बिल्कुल, तो इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ पर रुख करने का इस वक्त सही समय है। अब देखना होगा ये जो कमेटी का गठन हुआ है वो क्या कुछ फैसला लेती है। लेकिन ये 2 सुझाव इस शो के माध्यम से निकल कर आया है कि आप एक तो रशिया की तरफ रुख कर सकते हैं, वहां से इंपोर्ट कर सकते हैं, और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के जरिए इंटरनेशनल मार्केट में भी ये भी एक सॉल्यूशन है जिसके जरिए इस समस्या का समाधान हो सकता है। अब कमेटी देखना होगा इस पर क्या कुछ फैसला लेती है, चर्चा इस पर जारी रहेगी और इस पूरे खबर पर, पूरे मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। चंद्रशेखर जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे कुछ और भी कमोडिटीज पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे पास दर्शकों के सवाल भी ढेर सारे आ रहे हैं, उन पर भी एक एक करके बात करते हैं। हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, बिटुपन भी हमारे साथ मौजूद हैं और प्रथमेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और पहला सवाल हमें आया है हिसार से प्रवीण जी का। इनके पास 2 लॉट गोल्ड के हैं, 56,100 पर खरीदा हुआ है। अब ये जानना चाह रहे हैं ये क्या करें। बिटुपन, इस वक्त हम गोल्ड में देखें तो 56,150 के पास कारोबार कर रहा है और हल्का मुनाफा इनको इस वक्त हो रहा है गोल्ड पर। क्या करना चाहिए, अभी भी बने रहें या फिर निकल जाएं गोल्ड से? नहीं, आज एक्चुअली तो ट्रेड अभी लास्ट 2-3 दिन से मार्केट फ्लैट है और गोल्ड में थोड़ा अभी बेनिफिट आया कि अभी थोड़ा सा डॉलर रुपी में थोड़ा स्पाइक आया था।
थोड़ा 80 से 90 तक मार्केट गया है, तो इसके कारण थोड़ा रूपी पर पर्सपेक्टिव भी थोड़ा सा ऊपर मिल रहा है। देखिए एक्चुअली M6 में 350 400 के ऊपर जो लेवल है, ये लेवल तोड़ना है तो थोड़ा मोमेंटम मिलेगा, लेकिन अगर नहीं तोड़ पाता है तो मोमेंटम नहीं है फिलहाल के लिए। और ओवरऑल जो ट्रेंड है फिलहाल के लिए रेंजिंग है, थोड़ा बहुत ऊपर मिलता है तो ले जाना चाहिए। अगर उनको पूरा पोजिशन ही होल्ड करना है तो 56,700 के नीचे होल्ड कर स्टॉप लॉस लाके होल्ड कर सकते हैं। लेकिन और एक चीज याद रखिएगा, आज यूएस के एफओएमसी मिनट्स आने वाले हैं, तो थोड़ा शायद मार्केट में वोलेटिलिटी भी हो सकता है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता है तो मेरे हिसाब से बुक करके रहना इज नॉट अ बैड थिंग। 250 तक भी अगर मिल जाता है तो बुक कर सकते हैं इन तरह के। ठीक है, तो बुक करके निकल जाइए, प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, क्योंकि कुछ वॉलेटाइल रह सकता है। फिलहाल तो हम ज़्यादा कुछ एक्शन देख नहीं रहे। पिछले काफ़ी समय से गोल्ड सिल्वर एक रेंज में ही कारोबार कर रहा है, लेकिन जो भी मुनाफा अगर आपको थोड़ा भी हो रहा है तो वो लेकर निकल जाइए। और फेड एफओएमसी मीट्स जो हुआ था उस पर मिनट्स भी जारी होने वाले, उस पर भी नजर रहेगी। उसके बाद यहाँ पर कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। गोल्ड पर काफ़ी सारे सवाल हमें मिल रहे हैं। पुणे से योगेश जी का भी सवाल आया है और गोल्ड में इंट्राडे के लिए सुझाव जानना चाह रहे हैं। प्रथमेश जी, आप भी सलाह दीजिए, गोल्ड सिल्वर पर आपका क्या आउटलुक बन रहा है? और अभी क्योंकि आधा दिन तो निकल ही चुका है, शाम के लिए किसी को ट्रेड लेना हो तो क्या कोई ट्रेड लेने का सुझाव है या फिर अभी छोड़ दे, रहने दे? मेरे ख्याल से शाम के सत्र में 56,200 के पास में कमोडिटी ट्रेड हो रही है, ये वहीं पे सेल करने की सलाह रहेगी। 56,390 का स्टॉप रखना चाहिए। नीचे में टारगेट 55,830 के रखेंगे। ओके, ठीक है, तो ये राय आपको योगेश जी दे दी गई। गोल्ड और सिल्वर में इंट्राडे के लिहाज से भी आपको सुझाव दे दिया गया है। चंद्रशेखर जी, आपसे समझना चाहेंगे, थोड़ा ग्लोबल आउटलुक आपसे समझना चाहेंगे। इस वक्त जिस तरीके के जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रहे हैं, रूस अमेरिका के बीच भी हम देख रहे हैं कि वो जो टेंशन का माहौल है वो बढ़ता जा रहा है। और इस बीच अब एफओएमसी मीट की मिनट्स भी आ रहे हैं मार्च में। वापस से ब्याज दरों में अब तो कह रहे हैं कुछ लोग कि 50 बेसिस पॉइंट की भी बढ़त देखने को मिल सकती है। महंगाई भी बढ़ रही है वहाँ पर, तो काफ़ी सारी चिंताएं हैं इस वक्त। तो ये तो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, इस पे आप अपना क्या व्यू शेयर कर रहे हैं और आने वाले समय में फेड की तरफ से किस तरह के कदम आप देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं जियोपॉलिटिकल टेंशन जो जारी है वो जारी रहेगा। इन्फ्लेशन या महंगाई है वो भी कोई बड़ा महंगाई से राहत नहीं मिल सकता है, कम से कम 3 4 6 महीने के लिए। ये जो दो चीज़ है, एक गोल्ड के लिए काफ़ी पॉजिटिव होना चाहिए, मगर ये दोनों फैक्टर्स है अभी गोल्ड पॉजिटिव नहीं है, गोल्ड को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है यूएस फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट हाइक। उसका जो एक्सपेक्टेशन था लोगों का कि मार्च का बाद कोई रेट हाइक नहीं होगा, पिवट हो जाएगा रेट। अब लोग सोचने लगे हैं कि मार्च में ज़रूर एक बार एक रेट हाइक आएगा और उसका बाद शायद जून में भी एक रेट हाइक आने का संभावना बढ़ गया है। यानी कि कम से कम अभी से 2 रेट हाइक तो होने का संभावना ज़्यादा है। इसके वजह से डॉलर में मजबूती है, विच इज़ हेडविंड फॉर गोल्ड। दैट इज़ वाई गोल्ड काफ़ी प्रेशर में है। तो पिछले 1 महीने में सोने में कम से कम 130 या 140 डॉलर की गिरावट हमने देखी है। और एक गिरावट से निकलने का माहौल जो है सोने के लिए अब नहीं बनेगा, 2 या 3 महीने के लिए तो नहीं बनेगा। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में शायद हो सकता है एक माहौल बन सकता है, बट इन द शॉर्ट टर्म बहुत मुश्किल है। मगर अब जो भाव घट गया है उसके वजह से इंडिया में डिमांड बढ़ सकता है, इंपोर्ट डिमांड। चीन में भी वैसे अच्छा डिमांड है, चीन में भी। तो चीन के उनका जो इकोनॉमी खुल गया है एंड देयरफॉर दे आर आल्सो इंपोर्टिंग। तो एट लोअर प्राइसेस देयर विल बी डिमांड, मगर ये जो लोअर प्राइस परफॉर्मेंस विल डिपेंड ऑन द डॉलर स्ट्रेंथ एंड द इंटरेस्ट रेट हाइक साइकिल। तो उसके ओर निवेशकों को ध्यान देना चाहिए। और ये जो 2 फैक्टर है दैट विल डिसाइड गोल्ड प्राइसेस। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, आप तो काफ़ी समय से
कमोडिटी मार्केट और ग्लोबल सिनेरियो को ट्रैक कर रहे हैं, तो उनके अनुभव से देखिए अभी ये बात तो निकल रही है कि प्रॉब्लम जल्दी नहीं सॉल्व होने वाली है और डॉलर में भी आगे तेजी जारी रह सकती है। देखिए US 10 ईयर यील्ड्स भी अब 4% के ऊपर के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कुछ ऐसे दिक्कतें हैं जो जल्दी सॉल्व नहीं होंगी और इसका असर सोने चांदी पर भी बना रहेगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ मेटल्स की, और बेस मेटल्स में आज हम देख रहे हैं कि चौतरफा दबाव है। MCX एल्यूमिनियम 212 के नीचे कारोबार कर रहा है, जिंक 273 के नीचे है, कॉपर और लेड में भी करीब आधा % से ज़्यादा की वीकनेस इस वक्त देखने को मिल रही है। बिटुमन, आपसे समझना चाहेंगे बेस मेटल्स में आपके प्रिफर्ड पिक कौन सी हैं? देखिए, बेस मेटल में एक्चुअली थोड़ा मेरा काउंटर व्यू है। कॉपर में मुझे लग रहा है थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम है ओवरऑल, और कॉपर अगर मैं नेक्स्ट मंथ का देखता हूं तो उसका अभी प्राइस चल रहा है 782। कॉपर में थोड़ा सा मीनिंगफुल करेक्शन मिलता है तो मैं प्रोबेबली उस पर बाय करने की सोचूंगा। लेकिन अगर मैं इंट्राडे के लिए देखता हूँ, ट्रेड करने के लिए, अगर मुझे आज ही इंट्राडे ट्रेड करना है तो मैं देख रहा हूँ जिंक वाला जो मार्च कॉन्ट्रैक्ट है अभी 273 के आसपास चल रहा है। अगर यहाँ से ₹1 पुल बैक मिलता है 274 के आसपास मार्च कॉन्ट्रैक्ट, या मिनी कॉन्ट्रैक्ट में भी हम लोग ले सकते हैं 276.50 के ऊपर स्टॉप लॉस लाके, एंड वी कैन लुक फॉर टारगेट ऑफ अराउंड 270 to 269। तो मेरा एक छोटा ट्रेड है मॉडरेट आज के लिए, और अगर पोजिशनल देखना है तो मैं कॉपर थोड़ा डिप्स में आता है तो मैं बाय करने के लिए सोचूंगा। ओके, तो कॉपर थोड़ा डिप में आता है तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। प्रथमेश जी, आपसे एल्युमिनियम पर व्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि एल्युमिनियम को अगर देखें तो 212 के नीचे आ चुका है, करीब 1.5% की वीकनेस एल्युमिनियम में देखने को मिल रही है। ये जो वीकनेस है, ये देखिए अभी तो फिलहाल 1% नीचे 209 के पास कारोबार कर रहा है, तो वीकनेस बढ़ रही है, 209 के पास पहुंच चुका है। ये एल्युमिनियम पर क्या सजेशन देंगे आप? वीकनेस क्या और गहराएगी यहाँ से? यस, मेरे ख्याल से 206 और 204 ये दो भाव आप एल्यूमिनियम में देख सकते हैं। तो अगर ट्रेड पर्सपेक्टिव में सवाल है तो 211 के आसपास सेल करने की सलाह रहेगी, 213 का स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट 206 और 204 के लिए रहेगी। ऑलराइट, चलिए इस बीच अहमदाबाद से भी सवाल आया है रमेश पटेल जी का, ये कॉपर पर ही सवाल है इनका। प्रथमेश जी, आप ही सजेस्ट करिए, कॉपर 776 पर इन्होंने बाय किया हुआ है, कॉपर पर क्या व्यू शेयर करेंगे और इन्हें भी टारगेट सुझाइए। 779 के आसपास ट्रेड हो रही है, यहाँ पे एग्जिट कर ले। 782 के पास में इनको सेल की पोजीशन बनानी चाहिए, 786 स्टॉप रखना चाहिए, नीचे में टारगेट 775 के लिए रहेंगे। तो फिलहाल तो प्रेशर में दिख रहा है कमोडिटी, इनकी पोजीशन फेवरेबल है, इनको एग्जिट कर लेना चाहिए। ओके, तो एग्जिट करने की राय फिलहाल आपको दी जा रही है। बात करते हैं नेचुरल गैस की, और यहाँ पर अब धीरे धीरे वीकनेस बढ़ती जा रही है। वैसे तो काफ़ी वॉलेटाइल कमोडिटी होती है ये, दोनों ही तरफ के एक्शंस काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं। अभी देखिए MCX नेचुरल गैस 167 के नीचे कारोबार कर रहा है, करीब 4% से ज़्यादा, अब तो 6% की वीकनेस यहाँ पर देखने को मिल रही है, और 164 के पास कारोबार कर रहा है नेचुरल गैस। और नाइमैक्स नेचुरल गैस देखेंगे तो $2 के पास है, करीब 3.5% से ज़्यादा की वीकनेस यहाँ पर है। और 2023 में अब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 56% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। चंद्रशेखर जी, आपसे समझना चाहेंगे, ये जो नेचुरल गैस में इतनी बड़ी बिकवाली आ रही है, क्या वजह देख रहे हैं आप इसके पीछे, और कितना और टूट सकता है? काफ़ी इंटरेस्टिंग मार्केट है। यूरोप में जो सर्दी है, काफ़ी माइल्ड विंटर कहा जाता है, और वो माइल्ड विंटर भी अभी ख़त्म होने को आ गया है, तो उसका असर हमें दिखाई दे रहा है मार्केट में। दूसरा है जनवरी महीने में और अब तक फरवरी में भी 2 हफ्ते में चीन का जो आयात है काफ़ी कमज़ोर था, काफ़ी कम हो चुका है, उसका भी असर हमें दिखाई दे रहा है। तीसरा है इन्वेंट्री लेवल्स इन यूरोप। इन्वेंट्री लेवल काफ़ी अच्छा डिसेंट इन्वेंट्री लेवल है, ऑन एन एवरेज 60 to 65% उनका इन्वेंट्री है। और आगे जा कर के जैसे विंटर सीजन का बाद वी गो इनटू स्प्रिंग एंड समर, तो नेचुरल गैस का डिमांड ज़रा घट जाएगा। तो ओवरऑल नेचुरल गैस का डिमांड घटते आ रहा है और उसका असर हमें भाव में दिख रहा है। मगर इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर मैं मानता हूँ कि चीन का डिमांड काफ़ी बढ़ेगा, और इस साल का आखिर में नवंबर दिसंबर ऑफ दिस ईयर जब सर्दी का मौसम दोबारा आएगा, तभी मैं मानता हूं कि
नेचुरल गैस को एक बड़ा उछाल मिल सकता है। जितना भी मार्केट गिर गया है उसका उछाल उनको सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में मिलने का संभावना है। ओके, तो ये है व्यू नेचुरल गैस पर, लेकिन अब काफ़ी सारे सवाल भी हमें नेचुरल गैस पर आ रहे हैं दर्शकों के। एक बार वो भी ले लेते हैं। आसनसोल से प्रशांत जी ने सवाल भेजा है। नेचुरल गैस के 377 लॉट लिए हुए हैं, 348.90 पर इन्होंने सेल किया हुआ है, माफ़ कीजिएगा सेल किया है। ये सुझाव चाह रहे हैं। बेटू पर नेचुरल गैस पर आपका क्या व्यू बन रहा है, और प्रशांत जी को भी राय दीजिए। नहीं, इनका सेलिंग 349 पे मतलब कौन से लेवल पे बताया उन्होंने? 348.90 पर सेल किया है 377 का लॉट। ओके, अभी तो मार्केट में काफी उनको शायद प्रॉफिट मिल रहा होगा, क्योंकि अभी मार्केट तो अभी 160 के आसपास है जी। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉफिट आता है तो ले लेना चाहिए, तो उनको काफी अच्छा खासा मिला होगा। लेकिन अभी एक चीज है कि थोड़ा सा और भी डिक्लाइन है, लेकिन इतने बॉटम लेवल पे आप अगर आप जितना पोजीशन मिल रहा है तो आपको मेरे हिसाब से ले लेना चाहिए, क्योंकि यूएस में जो नाइमेस का जो नेचुरल गैस है इट्स अराउंड 1.85 1.90 के आसपास हिस्टोरिक लो लेवल है, और वहां से कहीं ना कहीं प्रोबेबली स्पाइक भी बन सकता है जो एमसीएक्स में बन सकता है, एंड समथिंग अराउंड 145 टू 150। बॉटम लेवल में जब भी कभी भी सडनली स्पाइक आता है तो मार्केट बाउंस बैक भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ये बात तो सही है कि फिलहाल के लिए जो भी फंडामेंटल्स है वो वीकनेस के साथ ही है, लेकिन मार्केट काफी डीप ओवरसोल्ड है। एक कंसोलिडेशन होने के बाद भी डिक्लाइन आया है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं प्रोबेबली 145 150 ये सब के आसपास मार्केट स्टेबलाइज हो सकता है। यहाँ पे भी अगर आपको थोड़ा प्रॉफिट मिल रहा है मेरे हिसाब से तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और आपको अच्छा मिल रहा है तो मेरे हिसाब से और क्या चाहिए, क्योंकि इट्स अ बिग डिक्लाइन यू हैव गॉट, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मेरे हिसाब से बुक कर लेना चाहिए, दैट्स बेटर। बिल्कुल, तो काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा है। अभी आप बुक करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल है, दोनों साइड के मूव दिख सकते हैं। इन स्तरों पर भी आप मुनाफा बुक करके निकल सकते हैं। नेचुरल गैस पे कुछ और भी सवाल आ रहे हैं। लखनऊ से मनोज जी का सवाल है, मार्च कॉन्ट्रैक्ट में नेचुरल गैस का पोजीशन बताइए। और लुधियाना से किरण जी ने भी सवाल भेजा है, एक्सपायरी तक नेचुरल गैस कहाँ जा सकती है। प्रथमेश, आपका क्या व्यू बन रहा है नेचुरल गैस पर, और सलाह दीजिए क्या करना चाहिए। आई थिंक क्लियरली वीकनेस है काउंटर पे, और अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं जाने की सलाह रहेगी। नेक्स्ट जो पॉसिबल भाव है यहाँ पे 154 और 150 तक के लिए रहेंगे, तो कमजोरी जो है ऑलरेडी 6.5% आज नीचे गिरा हुआ है, ये वीकनेस और भी जारी रह सकती है 154 तक के लिए। तो मेरे ख्याल से उछाल पे सेल करने की सलाह रहेगी। प्योरली अगर आप रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो 170 के आसपास सेल करने की सलाह रहेगी। फरवरी वायदा 177 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 154 के लिए रहेंगे। ओके, ठीक है, तो ये व्यू नेचुरल गैस पर। इस बीच राजस्थान से नमन गुप्ता जी का सवाल है, ग्वारगम पर आउटलुक जानना चाह रहे हैं। और ग्वारगम पर इस वक्त हम देखें तो काफ़ी कमज़ोरी के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है। एनसीडीएक्स पर ग्वारगम वायदा 12,350 के पास करीब 1% की कमज़ोरी है। ग्वारसीड वायदा 5,900 के पास करीब ½ से ज़्यादा की वीकनेस यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो इस वक्त वीकनेस है ग्वार कारोबार की अगर बात करें तो। बट चंद्रशेखर जी, आपसे समझना चाहेंगे ये जो सेगमेंट है ग्वार का, इसे आप कैसे देख रहे हैं? अगर लॉन्ग टर्म के लिए किसी को यहाँ पर एंट्री लेनी हो तो क्या आकर्षक लग रहा है आपको? क्या व्यू बन रहा है आपका इस स्पेस को लेकर? हाँ, नहीं, मेरा कोई व्यू नहीं है इस पे ग्वारगम पर, सॉरी। ऑल राइट, ठीक, राइट, ओके, ऑल राइट। चलिए, इन दर्शक का सवाल हम आने वाले शो में शामिल करेंगे, लेकिन चलिए अब क्रूड पर भी देख लेते हैं, एक बार राय ले लेते हैं। क्रूड अब $82 तक फिसल चुका है, करीब 1.25% की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बिटुपन, क्रूड पर क्या व्यू शेयर करेंगे आप? यहाँ पर वीकनेस काफ़ी बढ़ती जा रही है, किसी को शॉर्ट टर्म या पोजिशनल कॉल लेनी हो तो क्या व्यू सुझाएंगे? देखिए, एक्चुअली इंट्राडे में तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेल है, अभी थोड़ा पुल बैक आया है 6,300 के आसपास मेरे हिसाब से फ्यूचर सेल कर सकते हैं, और 6,360 के ऊपर स्टॉप लॉस लाके आप होल्ड कर सकते हैं। इंट्राडे में टारगेट रहेगा आपका 6,180। अगर किसी को भी, अगर देखिए ओवरऑल आउटलुक क्रूड का थोड़ा निगेटिव बन रहा है, अगर किसी को भी ऑप्शन की तरह से देखना है तो मेरे हिसाब से ये बेयर पुट स्ट्रेट भी बनेगा। मेरे हिसाब से 6,400 का पुट बाय करके 6,100 का पुट बेच के वो भी एक ट्रेड बन सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म डायरेक्शन अभी क्रूड में डाउन साइड का ही है, एंड एमसीएक्स में मुझे लग रहा है कि ओवरऑल पर्सपेक्टिव में मुझे भाव लग रहा है कि 6,100 के आसपास आ सकता है। तो सेल ऑन राइज इज अ गुड थिंग इवन फॉर इंट्राडे एंड शॉर्ट टर्म।
ओके ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए आपको व्यू ये शेयर किया गया है। चंद्रशेखर जी, आप भी क्रूड पे कुछ व्यू शेयर करेंगे? आने वाले समय में क्रूड की चाल कैसी लग रही है? क्या वीकनेस और गहरा सकती है? करेक्ट। क्रूड आजकल ज़रा प्रेशर में आ चुका है और $82 का आसपास है ब्रेंट, और $7 तो कम है WTI। मगर इसका कारण है जनवरी और फरवरी में भी फर्स्ट 2 वीक्स ये जो सैंक्शंस के बावजूद भी रशिया का उत्पादन भी बढ़ गया है, रशिया का निर्यात भी बढ़ गया है। तो इसके कारण सप्लाईज है मार्केट में, मगर ये जारी नहीं रहेगा। आगे जा कर के मैं देखता हूँ रशिया का निर्यात ज़रूर कम होने का संभावना है, नंबर 1। और दूसरा, चीन का इंपोर्ट बढ़ने का भी संभावना है। तो ये दोनों को देखते हुए सप्लाई साइड में ज़रा कम होने का संभावना और डिमांड साइड में बढ़ने का संभावना, इसे देखते हुए मैं मानता हूँ सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में ब्रेंट तो ज़रूर $90 का आसपास चला जाएगा। और आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ लास्ट क्वार्टर में, इस साल का लास्ट क्वार्टर में $100 तक भी जा सकता है। मैं लोगों को डराने का कोशिश नहीं कर रहा हूं, बट आज का तारीख में ये काफ़ी रियलिस्टिक पिक्चर है। बिल्कुल। तो ये $90 तक ही जा सकता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए व्यू यहाँ पर कच्चे तेल में शेयर किया गया। चलिए, फिलहाल समय की थोड़ी कमी है, इतने सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। बिटूपन जी, प्रथमेश जी और चंद्रशेखर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी राय भी देने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।